टीम है। आज जो नाटक देखने जा रहे हैं वो आधी रात के बाद 80 और 90 दशक का जो सिनेमा आप देखते हैं, डॉक्टर शंकर से इसकी विशेषता रही है कि उनका नाटक सिनेमा और नाटक के बीच का कुछ उस तरह की होती है कहानियाँ होती, क्योंकि पटकथा लेकिन बहुत किया उन्होंने। तो आज का नाटक है आधी रात के बाद। नाटक तो आप सामने देखेंगे। इस नाटक को निर्देशित किया है ड्रामा विषय में स्नातकोत्तर ललित नारायण विश्वविद्यालय से और MPSD से पास आउट उत्तम कुमार। तो लीजिए प्रस्तुति आपके समक्ष क्रिएशन पटना की नवीनतम नाटक प्रस्तुति आधी रात के बाद। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस का मेरा ख्याल है साहब कि आपको यही नंबर डायल करना चाहिए। आखिर आपका ओहदा जज का है। एक मिनट सर, आपको यह भी तो बताना होगा कि चोर के साथ माल बरामद हुआ है। यह सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। मैंने अब तक आपके किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। कहिए कि उसने एक घड़ी चोरी की। बाय द वे कितने की होगी सर? मैं नहीं जानता। आपकी घड़ी और आपकी कीमत नहीं जानते? खैर, आप समय की कीमत तो जानते हैं। मुझे इसकी कीमत लगाना जरूरी है। बताइए ना, 500? मैं
मैंने कहा ना कि मैं इसकी कीमत नहीं जानता। तो ये कहाँ घड़ी से मैंने नहीं खरीदी। कहाँ से मिली? ये तुम पूछने वाले कौन होते हो? बताइए ना, मुझे इसकी कीमत लगाना जरूरी है। हमारे पास छुरा तो नहीं? अब तो तसल्ली हो गई आपको, कहिए तो कपड़े भी उतार दो। ये घड़ी मुझे शादी के समय ससुराल में मिली थी। ओ, तब तो अनमोल है। सर, आपने अनमोल घड़ी नाम की फिल्म देखी थी? अरे आप ही के जमाने की थी, सुरेंद्र और नूर जहां वो हो। मैं फिल्में नहीं देखता और हिंदी फिल्में तो मैं भूल कर भी नहीं देखता। इसीलिए आपका जनरल नॉलेज काफी कमजोर है। खैर, आपकी घड़ी चुराने से तो कोई बात बनी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए। ये उसकी ओरिजिनल कीमत है। तब तो 30 रुपए। चोरी कम से कम 250 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए। अगर किसी सड़क पर की तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल, किसी बिल्डिंग, पेट या जहाज पर की तो ज्यादा से ज्यादा 7 साल। ओ, तो तुम कानून भी जानते हो? अब मजबूरी है सर। अब कानून कौन जानता है? एक वो जो उसे बनाता है, लेकिन बहुत जल्दी वो खुद ही भूल जाता है। और दूसरा कानून बनाने की जल्दी होती है ना साहब, तो दूसरा वो जो उसे तोड़ता है, यानी कि मेरे छोटे बड़े जात भाई। और तीसरा पुलिस दारोगा वगैरह, उनका तो धंधा होता है बेचारों का। अगर वो दफा नहीं जानेंगे तो दफा वफा कैसे लगाएंगे? चौथे वकील, उनका तो धंधा है वो। और मैं? आप तो खैर जानते हैं, नौकरी जो है तो कीजिए ना फोन और बताइए कि मैं आपके यहाँ से कौन सी ऐसी चीज उठाऊं कि बरामद माल की रकम 250 रुपए से ऊपर की हो जाए। ये तुम 250 रुपए पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? ये सवाल आप मुझसे पूछे। 250 रुपए से ऊपर की चोरी में समझौता नहीं हो सकता सर, यानी कि सजा पक्की। अब देखिए ना सर, मैंने बाकी बातें तो फिट कर ली है। यानी कि किसी बिल्डिंग में चोरी, किसी जज के घर में चोरी वैसे ही बहुत संगीन मानी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा सजा पक्की। अब रहम सिर्फ बरामद माल की कम कीमत को देखकर हो सकता है। और फिर मैं चोर हूं साहब, कोई भुट्टा चोर नहीं। कोई भी अपनी इज्जत का कचरा नहीं करना चाहता। तो आगे मैं क्या करूं? अभी तो मैंने फोन भी नहीं किया है और तुम ज्यादा से ज्यादा सजा की बात करने लगे। दरअसल मुझे जेल जाने की जल्दी पड़ी। सोचता था कि काम आसानी से हो जाए तो क्यों बेकार के झंझट में पड़ो। अब देखिए ना, सड़क पर किसी का कुछ छीन लो तो बस चोर 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 की बोम्बा बॉम्ब मच जाती। अगर पकड़े गए तो लोग बहुत मारते हैं, उसमें सब कुछ शेर हो जाता है। उस मार से तो 6 महीने जेल ज्यादा बेहतर। फिर पुलिस कस्टडी, अदालत पेशी, बड़ा वक्त लग जाता है साहब, बहुत तकलीफ होती है। सोचा कि वकील साहब के सलाह से काम आसानी से हो जाएगा, तो कीजिए ना फोन। डोंट टेल मी दैट। चोरी करने से पहले वकील की सलाह। अब आप विश्वास ही नहीं करते तो मैं क्या करूं? अभी हमारे देश की हालत इतनी खराब नहीं हुई है। अरे पिछले महीने तक मैं और वकील साहब साथ में थे। अरे मस्त आदमी साहब, बाहर होता तो जाने कितना कमा लिया होता। कैसे? आजकल वो भीतर है। अरे पिछले जेल का वकील? जेल का वकील नहीं सर, जेल में वकील। अब जेल में तो सभी होते हैं, आप ही तो भिजवाते हैं उनको। डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अफसर, मंत्री, अब किनका किनका नाम लूं? तो अब वकील पहुंच जाए तो इसमें क्या आश्चर्य? तो वकील जेल में कैसे पहुंच गया? जरा लंबा किस्सा है साहब। अब आपको फोन भी तो करना है। बताइए ना कि ऐसी कौन सी चीज चुरा लूं कि बरामद माल की रकम 250 रुपए से ऊपर की हो जाए। ठीक है, जरा मुझे सोचने तो देखता हूँ। इसमें सोचने की क्या जरूरत? आपका टीवी और फ्रिज रहने दें, उसका वजन काफी भारी। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कोई सिंगल आइटम जिसकी कीमत 250 रुपए से ज्यादा हो। ऐसा करो कि किचन में मिक्सी पड़ी है, उसे जाकर ले। बिजली की चक्की? नहीं नहीं, रहने दीजिए सर। वहां भी चक्की, इधर भी चक्की। कोई दूसरी चीज? दूसरी चीज कुछ तो याद नहीं आ रहा है। तो मैं ही ढूंढ लेता हूं। ये किताबें हैं, किताबें ले जाओ।
250 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। किताबों की चोरी? नहीं नहीं सर, केस कमजोर हो जाएगा, मैं ही ढूंढ लेता हूँ। ये मेडल कैसे? तुझसे हाथ लगाया तो अभी पुलिस को फोन करके अंदर करा दूंगा। तो ये ठीक रहेगा। देखा कितना गुस्सा आ गया आपको एकदम से, यानी कि ये चीज आपको जान से प्यारी। मेडल सोने का है सर, मेरा मतलब समूचा सोने का। हाँ, तब तो 1800 का होगा। कब मिला था आपको? कानून के इम्तिहान में? मुझे नहीं मिला। तो मेरे लड़के को मिला था इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास फर्स्ट टाइम। आजकल कहाँ है वो? ओह, अमेरिका चला गया है। अरे सारे होशियार लोग उधर ही चले जाते हैं। नहीं। तब दुबई जरूर गया होगा। नहीं। ओह समझा, किसी दूसरे शहर में जाकर। मैंने कहा ना कि नहीं। अब वो बहुत दूर चला गया। आई एम सॉरी सर, मैं इतना नीच नहीं हूं कि आपके बेटे की आखिरी निशानी भी चुरा। रहने दीजिए। वकीलों की सलाह गलत हो जाती है कभी कभी। फोन लगाइए ना और कहिए कि आपके घर में एक चोर घुसा आया है, उसने अपने माल समेत पकड़ लिया है, कीजिए ना फोन। तो लेकिन एक मिनट साहब, मुकदमा खत्म होने तक घड़ी पुलिस के कब्जे में रहेगी, तब तक आप क्या करेंगे? नहीं, सब गड़बड़ हो जाएगी। ये रखिए। तो फोन पर क्या कहूं? तुमने तो कुछ चुराया ही नहीं। मैं कुछ चुराना चाहता भी नहीं था सर। अब दरअसल मुझे जेल जाने की जल्दी पड़ी। सोचता था कि काम आसानी से हो जाए, तो क्यों बेकार के झंझट में पड़ूं। तो कीजिए ना फोन साहब, कीजिए ना फोन। लेकिन मैं फोन पर कहूंगा क्या? तुमने मेरे सामने ही घड़ी उठाई, उसे भी रख दिया, मेडल उठाया, उसे भी रख दिया, और तुम्हारे पास छुरा भी नहीं है। लेकिन मैं आपके घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था कि नहीं, बताइए। नहीं, तुम जल्दी से जल्दी जेल जाने के इरादे से घुसे थे। वो तो सही है, लेकिन ये भी सही है कि मैं आपके घर में गैर कानूनी ढंग से घुसा था। कानून तो मैंने तोड़ा ही है, तो कीजिए ना फोन। तुम पर किसी के घर में गैर कानूनी ढंग से घुसने का मुकदमा चलेगा, तो कीजिए फोन। लेकिन फोन पर क्या कहूं? गवाह के रूप में मैं क्या पेश करूंगा? तुमने तो कुछ चुराया ही नहीं। ये तो बहुत आसान है सर, आपको बस इतना ही तो कहना है कि फला फला तारीख को फला फला बजे रात को मैं सो रहा था, तभी खिड़की से कोई कूदा, धम सी आवाज हुई, मैं उठा, मैंने बत्ती जलाई, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन उस समय तुम कहां थे? आपके पर्दे के पीछे। फिर आप कहेंगे कि मैं कुछ देर बाद सामान गिरने की आवाज हुई, मैं उठा, मेरे सामने ये आदमी खड़ा था, ये मुझे खूंखार नजरों से देख रहा था, ऐसे देख रहा था जैसे मुझे खा जाएगा। इस मैंने हल्ला गुल्ला करना चाहा तो इसने कहा चुप, हल्ला गुल्ला किया तो, नहीं तो ये फ्लावर पॉट तुम्हारा सर के 2 टुकड़े कर देगा। मैं डर गया, इसके आंख में हिंसा थी, मैं डर गया, चुप हो गया। फिर ये मेरे घर की तलाशी लेता रहा, लेकिन जब ये किचन की तरफ गया तो मैंने इसे भीतर धकेल कर भी बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। योर ऑनर, ऐसे खतरनाक लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। स्टोरी तो ऐसे ही बनती है सर, आपको भी तो हर मुकदमे में 2 स्टोरी सुननी पड़ती है, एक बचाव के वकील की और एक सरकारी वकील की। एक कहता है किया, दूसरा कहता है नहीं किया, एक कहता है मारा, दूसरा कहता है नहीं मारा, और आपको पकड़नी पड़ती है असली स्टोरी। जब मेरे मामले में कोई स्टोरी ही नहीं है, जब स्टोरी नहीं होती है तो बनानी पड़ती है ना साहब। वकील तो स्टोरी बनाएगा, आपको जो स्टोरी बनाना हो बना लीजिए, मैं बस अदालत में सर हिला दूंगा। उधर अपने दोस्त सब इंतजार कर रहे हैं साहब, लगाइए ना 100 या 7435 असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस का। बैठो। नहीं, मैं ऐसे ठीक हूं। बहुत देर से खड़े हो, बैठ जाओ, पानी वानी पियो, बैठो।
और अब मैं जो पूछता जाऊं उसका जवाब दो। अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल मैं पूछूं? पूछो। घर में आप अकेले हैं? हाँ। मेरा मतलब कि चाची जी? वो भी आज से 5 साल पहले गुजर गए। लड़के का जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत अकेला महसूस होता होगा ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घर में नौकर है, दिन भर रहता है, रात को चला जाता है। बहुत तकलीफ होती होगी ना? अब सवाल मैं पूछने जा रहा था और पूछने तुम लगे। अगर किचन में सामान हो तो एक कप चाय। बड़े पे शर्म आदमी हो, जाओ बना लो। आपके लिए भी? नहीं, फिर नींद नहीं आती। आप चाहें तो पीछे से आके किचन का दरवाजा बंद कर सकते हैं। मतलब कि पुलिस के आने के बाद खोलेंगे तो बात जम जाएगी। तुम चोरी जैसे मामले को इतना नो सीरियस कैसे ले सकते हो? आदत पड़ गई है सर, 11वीं चोरी है ये। हर बार एक नया अनुभव। एक बार ऐसा ही हुआ, मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ घुसा। वो चोरी मैंने सिस्टमैटिक ढंग से की थी। तो क्या हुआ आगे बताओ। हर आदमी थोड़ी सही जगह थोड़ी ना होता है सर। अच्छा, जेल में तुम्हारे साथ कोई प्लानिंग एडवाइजर भी था? बिल्कुल आपने सही कहा कि सही आदमी थोड़े हर जगह थोड़े ना होता है सर। तो मैंने फिल्म प्रोड्यूसर के नौकर को पटाया। आया तो था साला बम्बई हीरो बनने, पर बन गया घरेलू नौकर। उसे अच्छे होटल में ले गया, लंच खिला कराया, उसके बाद उससे दोस्ती बढ़ाई। जानते सर, फिर उसके बाद हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि चोरी के माल में 50-50। उसने कहा कि अगर काम आसानी से हो गया तो वो खुद बन जाएगा फिल्म प्रोड्यूसर। मैंने कहा कि बन जाओ, अपने बाप का क्या जाता है, अरे हमें तो मतलब है अपने 50% से। उसने साहब रहस्य खोला। उसने बताया कि किचन में लॉफ्ट के नीचे, अब तो आप समझ ही गए होंगे, अरे 40 लाख नोट ही नोट। जब ये नौकर को बात पहले से मालूम थी तो उसने खुद ही क्यों नहीं चुरा ली होगा? हिम्मत चाहिए सर, हिम्मत होती तो वो नेता नहीं बन गया होता, नौकर क्यों बना होता? उसकी जानकारी और मेरी हिम्मत, वो फिर खुला। उसने वो रहस्य खोला। उसने बताया कि अमुक तारीख को मालिक एक पार्टी में जाएगा। पार्टी का मतलब कि रात के 2-2:30 बजे। उन दिनों उसकी घरवाली और इकलौती बेटी कश्मीर गई होंगी। एकदम सूना घर, हर खिड़की दरवाजे का पता। बात बन गई और मैं ठीक 11 बजे घर में घुसा, सीधे किचन में गया। देखा तो बात बिल्कुल सही थी। मैंने लॉफ्ट के निचले हिस्से को खोदा, अंदर एक कैबिनेट था साहब। और जानते हैं, कैबिनेट वगैरह खोलना तो अपने बाएं हाथ का खेल है साहब। तो उसमें कितने रुपए थे? गिनता कौन है, पर थे सब 100-100 के नोट। इसके बाद क्या हुआ? लीजिए, अब आपको मजा आने लगा ना। इसके बाद मैंने वे सारे नोट एक ब्रीफ केस में भरे। समय था इसलिए फ्रीज खोलकर बियर पी, चीज खाया। बस इसी में गड़बड़ हो गई। वो फिल्म प्रोड्यूसर आ गया, काफी पिए हुए था साहब। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं सटकने की तैयारी में ही था। उसने मुझे देख लिया और बिल्कुल आपकी तरह ही उसने मुझसे पूछा, कौन है तुम? मैंने कहा, चोर। साहब उसके होश भागता उड़ गए। उसने वो चिल्लाने की कोशिश कर ही रहा था कि मैंने कहा कि चुप, ये 20 लाख रुपए सब लोगों के निगाह में आ जाएंगे, बोलो क्या जवाब दोगे? पता नहीं साहब, मेरी बात का जादू कैसे चल गया। और मेरे पास गुप्पस मारी थी। तो क्या वो चुप हो गया? ओ साहब, उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। मैंने कहा कि अदालत में बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे घर से 20 लाख चुराए हैं, तब इस पैसा छुपाने की सारी जियोग्राफी बताऊंगा। जानते साहब, अब उसने दरवाजा बंद नहीं किया, मुझे बहुत इज्जत से बाहर बुलाया। मैं भी अकड़ कर बाहर आया।
और बोला कि देख, मेरी जेब में रिवॉल्वर है। आप तो जानते हैं कि मैं ऐसी डेंजरस चीज रखता नहीं, बस धमकाने के लिए। लेकिन तुमने तो मुझे नहीं धमकाया। आपके यहाँ आने का मकसद तो जल्दी जेल जाना है साहब, आपको धमकाने से क्या फायदा। फिर आगे क्या हुआ? उसने फोन किया होगा पुलिस को। हाँ, उसके बाद हम लोग ड्राइंग रूम में आ गए। साहब, ड्राइंग रूम क्या था? महल था, महल। सॉरी सर, मुंह से साला निकल गया। बहुत देर से डालने की कोशिश कर रहा था। तो उसने कहा कि मुझे सूटकेस दे दो, मैं मामले की रिपोर्ट नहीं करूंगा और तुम जेल जाने से बच जाओगे। उसने ऐसा कहा? हाँ साहब, मैं तो 1 मिनट में समझ गया कि एक चोर नहीं बल्कि 2 चोर बात कर रहे हैं। तो मेरा दाव खाना स्वाभाविक था। मैंने कहा, ये हिम्मत है तो करो फोन। अरे मैं माल सहित अरेस्ट होना चाहता हूँ, करो फोन। पुलिस आएगी तो 20 लाख रुपए की चोरी की रिपोर्ट लिखेगी, फिर अखबार में आएगा। उसके बाद आएंगे इनकम टैक्स वाले, वे पूछेंगे कि इतना पैसा कहां से आया, क्या जवाब दोगे? अरे 20 लाख ब्लैक मनी, 12 लाख तो टैक्स में ही निकल जाएंगे। पिक्चरें रुक जाएंगी 100 अलग, परेशानी होगी 100 अलग। बोलो क्या जवाब दोगे? तब उसने क्या कहा? उसने कहा, सर लेट अस कॉम्प्रोमाइज, यानी कि आओ समझौता करें। इतनी अंग्रेजी तो मैं समझता हूँ, तो फिर कॉम्प्रोमाइज क्या हो? उसने कहा कि 5000 लो, चुपचाप चले जाओ। और तुम मान गए? ऐसे कैसे मान जाता? मैंने कहा कि कम से कम 5% तो होना ही चाहिए। मैं जानता था कि वो देगा, उसका बाप दे। यानी कि 1 लाख? हाँ। उसने 1 लाख रुपया तुमको दिया? दिया क्यों नहीं? हमने अटैची से पैसा निकाला, फोन का तार काटा, दरवाजा बाहर से बंद किया और मालिक को गुड नाइट बोलकर घर आए। बिना चोरी किए हमको 50 लाख रुपया मिला साहब। लेकिन तुमने चोरी की। और उसने क्या किया? बिजनेस। अच्छा, फिर वो तुमने चाय वाली बात रह गई सर, मैं चाय बनाता हूँ। नहीं, ये बताओ पहले कि तुमने फिर 1 लाख रुपए को क्या किया? लगता है कि फिर यह स्टोरी फ्लैशबैक जाए। ठीक है, जाकर चाय बनाओ। हेलो, कौन? किरण वाला? नो 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 नो, यहाँ कोई किरण वाला नहीं रहता है। हाँ, नंबर तो सही है। अरे मैंने कहा ना आपको कि कोई किरण वाला नहीं रहता है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। लीजिए साहब, किसी का टेलीफोन था क्या? हाँ, और अपना नंबर? रॉन्ग नंबर था। अपना नंबर लगा क्यों? नहीं लगा। आज सब पुलिस वाले सो गए हैं क्या? चाय बहुत अच्छी बनी है। अच्छी होनी भी चाहिए। अभी बताओ कि तुमने उन 1 लाख रुपए का क्या किया? हाँ, तो 1 लाख रुपयों का तो 50,000 तो उस नौकर को दिया, प्रॉमिस था अपना। आखिर अपना भी कोई उसूल है साहब। तुम्हारे मन में कोई बेईमानी का ख्याल नहीं आया? क्यों आता? 50,000 रकम के बावजूद? कानून क्या छोटी बेईमानी और बड़ी बेईमानी में फर्क करता है साहब। मैंने 500 की चोरी की तो भी 6 महीना, और 5 लाख की चोरी की तो भी 6 महीना। बेईमानी तो बेईमानी होती है साहब। जज साहब, आ रहा हूं। क्या बात है जज साहब? इतनी रात गए जाग रहे हैं? मजूरी। ओह, लगता है कोई मेहमान आए। वैसे आज की ताजा खबर आपको सुना दूं? हाँ भाई। एक दवाई कंपनी का घपला सामने आ गया है। कैप्सूलों में बेसन जैसी कोई चीज भरकर बेच रहे हैं। ना जाने कितने आदमी मर गए होंगे। सुनते हैं अडल्ट्रेशन और ड्रग एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। और बुरी बात तो ये है जज साहब
कि जमानत पर छोड़ दिया गया। तो कल अखबार में पढ़ी होगा। ये साले समाज के दुश्मन को तो फांसी होनी चाहिए जज साहब, फांसी। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। हो सकता है ये कि आपकी ही अदालत में आए। अब मेरी अदालत में आएगा तो देखूंगा। हाँ, गुड नाइट। लगता है बहुत पुराने परिचित रिश्तेदार आए हैं। वरना आप इतने देर तक जागते नहीं। ठीक है जज साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। आपके पड़ोसी हैं साहब? हाँ, साथ ही पत्रकार भी है। यानी अखबार वाले? हाँ। ये पेपर वाले लोग बहुत कमाल के लोग होते हैं साहब। कैसे? एक बार ये लोग चले आए जेल में। जेल में? हाँ, जेल में। कहने लगे कि हम जेल के हालात के बारे में पता करना चाहते हैं, अखबारों में छापना चाहते हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ? आप हर बात जानना क्यों चाहते हैं? अरे मैं पूछ रहा था ऐसे ही। तो साहब, हम सबकी वर्दियां धुली, चकाचक दाढ़ियां बनी, जेल की तो काया ही बदल गई, एकदम क्या सफाई हुई, संडास वगैरह एकदम वाह चकाचक। और उस दिन का खाना साहब याद रहेगा। उसके बाद जेलर साहब आए। उन्होंने हमसे एक मुखिया चुना और कहा कि ये ही तुम लोगों की तरफ से बात करेगा। हमने कहा करे बात, अपने बाप का क्या जाता है? और साहब उसने बात की। क्या बात सुनी तो 28 साल जेल के इंतजामात का वो नक्शा खींचा कि क्या करें। लेकिन हर कई साल एक विषय निकल ही आता है। उसने सच्चाई टिका दी एक अखबार वाले को और दूसरे दिन वो भी अखबार में छप गया। फिर तो हफ्ते भर वो कसर निकाली गई साहब। तुम बात को भटकाने में बहुत उस्ताद हो। ये बताओ कि तुमने उन 50,000 रुपए का क्या किया? वो तो मैं बताऊंगा ही साहब, भागा थोड़े जा रहा। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूं साहब? पूछो। साहब, ये दवाई वाली कंपनी तो बड़ी कंपनी होगी साहब। इन्होंने कैप्सूलों में बेसन भरकर बेच दिया। हो सकता है कि हजारों लोग मर गए होंगे। अब इनको दफा 302 यानी कि मर्डर के लिए गिरफ्तार क्यों नहीं किया साहब? गिरफ्तार करना पुलिस का काम है, अदालत करेगी। और जब तक कसूर साबित न हो जाए, हर आदमी बेकसूर है। ये दवाई कंपनी के मालिक लोग तो साहब सब पढ़े लिखे, इनके पास बहुत पैसा है। हम सरीखे गरीब नहीं, चोर नहीं। लेकिन क्यों ये बेईमानी क्यों करते हैं? पैसों के लिए किसी की भी जान लेने पर उतारू क्यों रहते हैं? मैं मानता हूं कि मैंने चोरी गरीबी के कारण शुरू की, और गरीबी मेरी बनाई हुई नहीं। कोई भी गरीब अपनी पसंद से गरीब नहीं रहना चाहता। और ये इनके पास तो बहुत सारा पैसा है। ये आलीशान बंगलों में रहते हैं, स्कॉच पीते हैं, रेस खेलते हैं, और मत पूछिए कि क्या क्या करते हैं। ये पैसों के लिए जान लेने पर उतारू क्यों रहते हैं साहब? ये तो मर्डर है, मर्डर। मैं इन सब मामलों पर बहस नहीं कर सकता। हम कानून के बारे में नहीं जा सकते। वो क्या कहते हैं साहब? ड्रग एडल्ट्रेशन। इसमें सजा कितनी है? कसूर साबित हो गया तो कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 6 साल। कुल मिलाकर हमारी जितनी। कमाल है, हम छुरा रखते हुए भी डरते हैं, और ये कत्ल करते हैं मगर खून का एक कतरा तक नहीं। तुमने उन 50,000 रुपए पर क्या किया? आप मेरे सवाल को टाल रहे हैं साहब, लेकिन देखिएगा कि ये लोग कैसे कैसे वकील लगाते हैं। वकीलों की खौम भी एक खौम होती है। जानती है कि मर्डर हुआ है, पर पता नहीं कानून कहां से ढूंढ कर लाती है। इतना पैसा लेकर ये लोग करेंगे क्या साहब? मैं इन मामलों पर बहस नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं करना चाहता साहब, मगर दिमाग है तो सवाल उठेंगे। क्या बताऊं कि एक पटेल मर्डर के केस में बाहर निकल कर आया और अपने साथियों को मिठाई बांटते हुए क्या कहा कि अब रघु का कांटा साला और निकालना है। तुम इस मामले में चुप रहोगे कि नहीं? लीजिए, हो गया। 2 बज गए। अब तो लगा ये फोन
वरना आपसे पूछा जाएगा कि चोर आपके घर में कितने बजे घुसा था। आप कहेंगे कि 1 बजे घुसा था, तो फिर वे पूछेंगे कि 2 बजे तक वो करता क्या रहा था। हाँ? बड़ी मुसीबत हो जाएगी साहब आपके लिए। कीजिए ना फोन 100 या 217435 असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस का। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। कीजिए। क्या हुआ? नंबर नहीं लगा है। क्या? फोन डेड है। लाइए मैं ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, बात वैसी नहीं है साहब। किसी किसी के हाथ में गुण होता है। नहीं रहने तो बैठो और मुझे बताओ कि तुमने वो 50,000 रुपए का तुमने क्या किया? 50,000 रुपयों का? आपकी याददाश्त भी बहुत पक्की है साहब। तो सुनिए। साहब क्या हो गया भाई? क्या बात है जज साहब, अभी तक आप लोगों की बातें चल रही, लगता है बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, वरना 12 बजे के बाद तो आप कभी जाते। हाँ, तो आपको नींद नहीं आ रही? कहाँ नींद आ रही है जज साहब, बस सोच रहा हूँ कि जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक एक फीचर ही पूरा कर लिया जाए। बम्बई में एक नया धंधा शुरू हुआ है। कौन सा धंधा? यही कि कुछ बिल्डर लोग पैसे मार रहे हैं, ब्लैक के पैसे की तो रसीद होती नहीं, बस मुकर जाते हैं। अब गरीब आदमी बेचारा करे भी नहीं। अब इसमें किया भी क्या जा सकता है? हाँ ये भी बात सही है साहब। अच्छा हुआ कि हम लोगों ने पहले ही फ्लैट ले लिया, वरना अब तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब देखिए ना, बातें बातें में भूल ही गया। जज साहब देखा तो कानून पेपर ही नहीं था, अगर आपके पास हो तो अगर आप सोए होते तो आपको तकलीफ नहीं थी। अरे इसमें कोई तकलीफ देने की बात नहीं, मैं आपको देता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है जज साहब। ये लिखिए। ऐसा लगता है कि अभी आपके मेहमान के साथ बात लंबी खिंचेगी। अगर आप कहें तो 2 कप कॉफी भिजवाऊं? हाँ, अगर तकलीफ ना हो तो जरूर भिजवा दीजिएगा। आपके मेहमान काफी जिंदा दिल नजर आते हैं। ये आदमी अखबार वाला है ना साहब। हाँ, तो क्या हुआ? ये अखबार वाला बड़ा गड़बड़ होता है साहब। कैसे? ये इसने मुझे आपके घर में देख लिया, आपका मेहमान समझ रहा है और आपने इनकार भी नहीं किया। अगर कल ये अखबार में छाप दे कि एक जज को इसने चोर के साथ कॉफी पीते देखा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी साहब आपके लिए। तुम कहना क्या चाहते हो? ये मुझे आपका मेहमान समझ रहा है साहब और आपने भी इनकार नहीं किया। अगर कल अखबार में छाप दे तो कीजिए ना साहब फोन। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। साहब कीजिए फोन। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं फोन करता हूँ। अच्छा ये बताओ, फोन तो नहीं लग रहा है, बैठो। बात बीच में रह गई, तुमने वो 50,000 रुपए को किया क्या? लगता है कि जब तक ये फ्लैशबैक खत्म नहीं होगा ये फोन नहीं लगेगा। तो 50,000 रुपया वो भी बिना चोरी किए हमको मिला। एक चोर की दौलत दूसरे चोर के जेब में। पैसा मिला तो सबसे पहले मन की पूरी भड़ास निकाली। एक अच्छे से 5 स्टार होटल में गया, लंच किया, सूट पहना, 10 रुपया बेरे को टिप दिया साहब। फिर तो सलाम पर सलाम, सलाम पर सलाम, सलाम पर सलाम। कहते हैं साहब ये अंग्रेज ना सूट नाम की चीज अच्छी छोड़ गए। इसे पहन लो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लो, बस एकदम जेंटलमैन। मैं रोज 5 स्टार होटल जाने गया। आप कभी उधर गए साहब 5 स्टार होटल? नहीं। नौकरी पेशा आदमी के लिए अपने पैसे से जाना उधर थोड़ा मुश्किल है ना? तो 5 स्टार होटल में जाने के बाद लगा कि अपने को भी जेंटलमैन बनना चाहिए। यानी कि मेरा अंदाजा सही निकला, तुम्हारे मन में भी भले आदमी बनने का ख्याल आया। भला आदमी? भला आदमी आप किसको कहते हैं साहब? कानून में तो इसका कोई बयान नहीं है। मतलब
कि कानून भी इसे बयान करने के लायक नहीं समझता। तो क्या तुम भला आदमी नहीं बनना चाहते? मैं जेंटलमैन बनना चाहता हूँ। तो फिर बने कि नहीं? बना क्यों नहीं, लेकिन इसी जोश में मारा गया। कैसे? ये अखबार वाले कॉपी की लाने में बहुत देर कर रहे हैं। तुम कहानी को बीच में तोड़ क्यों देते हो? बताओ कि क्या होगा, उसके बाद बताओ। थोड़ी देर मौज मस्ती मारने के बाद सोचा कि कोई धंधा किया जाए। किस्मत साथ दे रही थी तो 10,000 पगड़ी देकर एक दुकान खरीदी और सोचा कि बढ़ाई फर्नीचर की दुकान खोली। थोड़ी सी बढ़ाई गिरी जेल में सीखी थी। अच्छा, बम्बई में तो कुछ करना नामुमकिन था क्योंकि यहाँ तो काफी फेमस हो गए थे। सो इच्छा हुई कि किसी दूसरे शहर चला जाए और मैं पहुंच गया मध्य प्रदेश के एक शहर में। यानी एग्जैक्टली कहाँ? भोपाल। भोपाल? तो फिर भोपाल में जाकर तुमने क्या किया? ये अखबार वाले कॉफी लाने में बड़ी देर कर रहे। ये तुम्हें रह रह कर कॉफी की इतनी याद क्यों आ रही है? इसी को तो साहब चलुक कहते हैं। चलुक कि एक बार आ गई तो बस आ गई, बस दिमाग उसी में फंस के रह जाता है। ऐसा क्यों नहीं करते कि मैं ही बना लेता हूँ, अभी दूध काफी बचा है। और फोन तो आप भोपाली किस्सा सुने बिना तो करेंगे नहीं, बना के लाता हूँ। हाँ ठीक है, बना लो। देखिए कि कॉफी पीते ही किस्सा कितने फर्राटेदार ढंग से निकलता है। बना लो। साहब, हाँ, लगता है आपके मेहमान हैं। नहीं, आप अभी तक जाग रहे हैं? क्या बताऊं कि दूध ही फट गई, वरना कॉफी कब तक तैयार। अरे रहने दीजिए, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। आपके फ्रिज में तो दूध होगा ना? रहने भी दीजिए, आप क्यों परेशान हैं? डॉक्टर साहब, मेरा काम तो ब्लैक कॉफी से भी चल रहा था। मैं तो आपके और आपके मेहमान के बारे में सोच रहा था। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए, आपको नींद आ जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे मैंने सुना है कि उस मुकदमे का फैसला कल आप सुनाने वाले हैं। हाँ, तब तो कल मैं अदालत जरूर आऊंगा। आइए, जरूर आइए। ठीक है डॉक्टर साहब, आराम कीजिए। ठीक, गुड नाइट। ये कॉफी पी के देखिए साहब, मजा आ जाएगा। तुम हर बात में इतने नॉन सीरियस कैसे हो सकते हो? अब सीरियस होकर भी क्या होता है साहब, जीना तो है ही। रोकर जियो या हंसकर क्या फर्क पड़ता है। तो फिर भोपाल में जाकर क्या हो? हाँ, तो उधर अपने रसूल भाई मिल गए। उन्होंने पूछा, ओए धंधा करोगे? मैंने कहा कि नेकी और पूछ पूछ। तो फिर किस बात का धंधा किया तुमने? हमने धंधा किया फर्नीचर का। अपने दुकान का नाम रखा आशियाना डेकोरेटर्स एंड फर्नीचर। सारे कागज अंग्रेजी में छपवाए साहब। जानते साहब, उधर अंग्रेजी का बहुत झपका है साहब। एक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान एक अफसर के यहाँ आना जाना हुआ और वहीं से शुरू हुआ रोमांस। रोमांस? उसकी लड़की के साथ। तो फिर तुमने शादी क्यों नहीं की? आप भी कमाल के हैं सर, यानी कि आप भी अंत में हीरो हीरोइन का मिलना ही पसंद करते हैं। तो तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन इसी बीच एक हादसा हो गया। उधर भोपाल में चोरियां होने लगी। बड़े बड़े व्यापारियों और अफसरों की तिजोरियां खुलने लगी। किसी अखबार वाले ने हल्ला कर दिया कि बस बंबई की गैंग है। तब क्या, बंबई की पुलिस आ गई और तुम पकड़े गए? अरे चोरी की होती तब ना, लेकिन मैं फंस गया। इसके बाद इसमें कौन हो सकता है? देखता हूं। तार है सर। हाँ, कल मेरी बेटी आ रही है
सुबह। और उसके बच्चे भी। मतलब बाल बच्चे भी? हाँ, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े नटखट हैं। चलिए अच्छा हुआ, आपका सोनापन कुछ दिनों के लिए दूर हो जाएगा। हाँ, पूरे 3 साल पे आ रहे। हाँ, अब तो उसके बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए होंगे, बड़े नटखट हैं, बड़े शरारती हैं, पूरा घर को सर पर उठाकर रखते हैं। और जानते हो क्या करते हैं? क्या? चोर सिपाही का खेल खेलते हैं। वो खुद बन जाते हैं सिपाही और मैं बन जाता हूँ चोर। गाड़ी कितने बजे की? 7:30 बजे। 7:30 बजे? तब तो ठीक है, तब तक तो फोन लग ही जाएगा। क्या बात है जज साहब, आपके मेहमान अभी तक हैं? अभी तक आप जाग रहे हैं? अरे क्या बताऊं जज साहब, नींद ही नहीं आ रही। बस जब तक नींद नहीं आ रही सोच रहा हूँ टैक्सी पूरा कर डालूं। हो गया? जी हाँ, बात बन गई। लगता है छपते ही धमाका हो। हाँ हाँ, कोशिश कीजिए, जरूर हो जाएगा। ठीक है जज साहब, आपके भी मेहमान लगता है बहुत पुराने परिचित आए। हाँ, जरूर पुरानी यादें ताजा हो रही होंगी। हाँ, वैसा ही कुछ। ठीक है जज साहब, गुड नाइट। गुड नाइट। ये पेपर वाला बार बार क्यों आता है साहब? उसे नींद न आने की बीमारी है। वो सोचता है कि उसके हर एक लेख से क्रांति मच जाएगी। लेकिन बात कुछ उलझती जा रही है साहब। कैसे? ये मुझे आपका मेहमान समझ रहा है, आपने इनकार भी नहीं किया। अरे कल अखबार में छाप देगा तो कीजिए ना साहब, फोन कीजिए ना। हाँ, फोन कर ही देना चाहिए। फोन तो डेड है। डेढ़ है? अरे अभी देखो। हाँ, ये तो डेढ़ है। अब क्या? उस अखबार वाले के यहाँ से कर दूं? नहीं 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 नहीं। वो समझेगा कि चोर भी आपके यहाँ मेहमानदारी करते हैं। इस फोन ने तो मेरा पूरा प्लान ही अपसेट कर दिया। क्या कर सकते हो? फोन तो डेड है। जब तक फोन ठीक नहीं हो जाता कुछ तो बातें कर ली। अच्छा, एक बात बताओ कि तुमने वो पहली चोरी कब की थी? बताता। उन दिनों मैं सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाली गैंग में था। उसके पहले? सट्टे का नंबर लिखता था, उसके पहले? झक मारता था। और क्या? क्या ये कहूं कि मेरी मां किसी के साथ भाग गई? क्या मैं ये कहूं कि हम लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं? क्या ये कहूं कि खाने के लाल पड़े हैं? ये सब घिसी पिटी बातें बोलो तो ये सफेद पोश लोग सोचते हैं कि साला नमक मिर्च लगाकर बता रहा है। इस फोन ने तो मेरा सारा प्लान का नाशी कर दिया, वरना मैं उधर सोया होता और आप इधर। हमारे पास सवाल यह है कि वक्त कैसे काटा जाए, तो क्या अपनी गरीबी के किस्से सुनाकर आपको बोर करूं? तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? अरे शांत रखकर भी तो बात कर सकते हो। आपको शांत रहने की आदत पड़ गई है साहब। जरा भी अशांति हुई कि आपने पटका हथौड़ा, ऑर्डर ऑर्डर। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लिहाज लिहाज में मेरी क्या हालत हो रही है। करीब 2 घंटे से सिगरेट नहीं पी। सिगरेट? तो तुम्हें सिगरेट पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पियो। आपको बुरा तो नहीं लगे? मुझे क्यों बुरा लगेगा? पहले मैं भी सिगरेट पीता था, लेकिन ये ब्लड प्रेशर की वजह से। ब्लड प्रेशर? अरे बहुत खतरनाक बीमारी है साहब, हमारे बड़े सेठ को भी थी। तुम सिगरेट पी सकते हो? जी साहब। हमारे बड़े सेठ को भी था साहब। बड़े सेठ को? हाँ, वो सट्टे वाला बड़ा सेठ। अच्छा। दादा लोग उसके नौकर और हम लोग दादा के नौकर। साहब, नौकरी सिर्फ सरकार में ही थोड़ी है ना,
ब्लैक की टिकट? हाँ, गाड़ी को आप पटरी पर लाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं टिकट ब्लैक करने वाली गैंग में था। उस समय हम लोगों को पहले से ही बड़े सिनेमा के टिकट मिल जाते थे। फिर तो 4 के 10 और 10 के 12 मैंने अपने इन हाथों से 3 रुपए का टिकट 15 रुपए में बेचा है साहब। फिर रात को हमारा दादा आता था, हिसाब करता था, 5 रुपया मुझे देता था और खुद कहीं हिसाब देने चला जाता था। सब कुछ प्रेम भाव से चल रहा था। दादा ने हमारे फुटपाथ की जगह भी तय करा दी थी, कोई दिक्कत नहीं थी साहब। लेकिन इसको मैं चोरी कैसे करूं? हाँ, चोरी तो हुई, लेकिन तुम पकड़े कहां गए? जब तक गुनाह साबित न हो जाए तब तक हर आदमी बेकसूर है, यह हमेशा कहा जाता है अदालत में। पता नहीं आप कहते हैं या नहीं। तो चोर तब है जब वो पकड़ा जाए। और एक दिन मैं भी पकड़ा गया था। दादा ने कहा कि बेटा अब तुम्हारे वहां हुआ आने के दिन आ गए, बारी बारी सबको जाना पड़ता है। इस बार वाल्या और तुम जाओ, तुम्हें भी अपना रिकॉर्ड ठीक करना होगा। यानी कि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक? प्लानिंग से आप कहां तक बच सकते हैं साहब। बाल्या जेल की बात पर परेशान नहीं था, लेकिन मैं जेल के नाम से ही कांप गया था। एक ऐसा दाग जो कभी धुलने वाला नहीं था, एक ऐसी तख्ती जो हमेशा गले में लटकती रहती। जब ये बात तुम्हें पहले से पता थी तो तुम भाग क्यों नहीं गए? भाग कर जाता कहां और जाकर करता क्या? आप कहेंगे कि सामान उठा लेते, किसी जो आदमी गरीब रहना चाहता है उसको कोई गरीब नहीं रहता। ये सब तरह तरह की बातें मैंने बाल्या से कही और बाल्या ने मुझे क्या कहा मालूम है? देख, ये भी नौकरी का एक हिस्सा है, महीना 15 दिनों के लिए वहां हो आना। सुन, तेरे नाम से 10 रुपया जमा होता है, जेल से छूटेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह। ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह, ये क्या है? उसने शोभा रानी को देख लिया। शोभा रानी? हाँ, वो कहता, हमेशा कहता कि बेटा शेर का जीना एक दिन का। उन दिनों शोभा रानी का भाव कहने दीजिए। नहीं तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ, तुम बोलो। तो शोभा रानी का भाव था 100 रुपए। 5 स्टार बाल्या एक दिन उसके साथ बिताना चाहता था। तो समझ ही गए होंगे कि क्यों बिताना चाहता था। और फिर आगे की कहानी तो बहुत आसान है। जेल में कलाकारों से मुलाकात हो ही जाती है, मेरी भी हो गई। अब लगाइए ना साहब, फोन लगाइए ना। क्या मैं ही किससे सुनाऊं? मैं कोई हातिम ताई तो हूं नहीं, तब से अब सुने जा रहे हैं सिर्फ। तो क्या मैं किससे सुनाऊं? इसमें क्या हर्ज है? ठीक है सुनाता हूँ, लेकिन मेरे पास सुनाने के लिए अपना कुछ भी नहीं है, जो ये दूसरों का है। फोन लगाइए। हाँ, फोन कर ही देना चाहिए। कीजिए, तब तक मैं आपका किचन ठीक कर देता हूँ। आपकी बेटी आ रही है, तो जूठे प्यालियां देखेंगी तो तरह तरह की बातें करेंगी। मैं ठीक कर देता हूँ सर। क्या बात है जज साहब, कमाल कर दिए आप भी। अभी तक जाग रहे हैं आप? अरे नींद नहीं आ रही थी। वो क्या है ना कि कल मेरी बेटी और उसके बच्चे आ रहे हैं। ओहो, अरे तब तो आपको एक आध हफ्ते की छुट्टी लेनी चाहिए जज साहब। अरे थोड़े वक्त अपनी बेटी नातियों के साथ बिताइए, अरे काम तो लगा ही रहता है। हाँ, सोचते हैं, देखते हैं तो ले लेंगे छुट्टी। मेहमान गए? नहीं ये भी हैं। जज साहब इधर आइए। क्या हुआ? इधर आइए, वहां देखिए। करीब 2 घंटे से वो आदमी वहां खड़ा है, लगातार सिगरेट पीता है, थोड़ा बहुत इधर उधर टहलता है, फिर हमारी बिल्डिंग की तरफ देखता है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी निगाह आपके फ्लैट पर है या मेरी फ्लैट पर। भला आपके फ्लैट पर क्यों ही होगी, और भला आपके फ्लैट पर भी क्यों होगी भाई? क्योंकि हम तो पत्रकार ठहरे जज साहब, हमसे तो लोग नफरत करते ही हैं। मुझे भी थोड़ा सस्पिशन हो रहा है। उस आदमी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं तो सोच रहा था कि पुलिस को फोन कर दूं, लेकिन फिर सोचा पहले आपको बताना ठीक होगा। देखिए तो सब दुबक गया, देखिए लगता है कि उसे अंदाजा हो गया है कि हम लोग उसे देख रहे हैं। ऐसा कीजिए कि थोड़ी देर और उसको वॉच कीजिए,
उसके बाद पुलिस को फोन कर दीजिए। ठीक कह रहे हैं आप भी जरा सावधान रहिएगा। उधर क्या देख रहे हैं साहब? अरे अरे आपने फोन किया या नहीं? बताइए, आपने फोन किया या नहीं? वो आदमी पीछा कर रहा है मेरा। इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? लेकिन मैंने तय किया है कि इन लोगों का भंडाफोड़ तो करना ही होगा। इन लोगों ने भले आदमी की जान ले ली, मैं बाहर आ तो मेरी भी ले लेंगे, लेकिन अब मैं बाहर रहूंगा कैसे? आप तो मुझे अरेस्ट करा ही रहे। ये क्या कह रहे हो तुम? भंडाफोड़, भले आदमी की जान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके कुछ समझ में आएगा भी नहीं। ये सफेद पोश गुनहगार, अगर हम में से ज्यादातर लोग गरीब ना होते तो शायद गुनाह भी ना करते, पर ये लाखों रुपया घर में सड़ते रहने के बाद भी क्यों गुनाह करते हैं? फिर भी उनकी सजा वही जो हम चोर उचक्कों की। तो ये कौन लोग है जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? एक ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी मैं मार दूं तो कितनी सजा देंगे आप? Stop it! मुझे चोर होके बड़ी इन लोगों से घिन आने लगी। पैसों के लिए कुछ भी बेच देंगे, पैसों से कुछ भी खरीद लेंगे। रिकॉर्ड तो ऐसा निकल जाता है साहब कि जान दे देता है, पर इनके सामने झुकता नहीं, दबता नहीं। I say stop it! हाँ, ट्रक एक्सीडेंट, एक पत्रकार की मौत, ड्राइवर की गलती, ड्राइवर द्वारा अपनी गलती कबूल करना, ड्राइवर की फैमिली के लिए 2000 रुपया महीने का इंतजाम सब चलता है। जाने क्या बक रहे हो तुम? एक चाल में आग लगी ठीक 3 बजे। 60 साल पुरानी चाल, 3 मंजिला, सैकड़ों परिवार, शहर में बिल्कुल मौके की जगह। 25 लोग आग में जलकर मर जाते हैं, तो आग बुझाने वाले भी। देखिए आपने कभी ऐसी आग? लोग बाहर निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, लपटें निकल रही है उनको। देखिए कभी आपने ऐसी आग? ये कहाँ की आग, कहाँ की लपटें, ये क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या रहे हो। देखते देखते 60 साल पुराना मलबा जलकर राख हो जाता है। 60 साल से रहने वाले लोगों का, गरीबों का सब कुछ जलकर राख हो जाता है। और अब बस एक्सीडेंट, कानून का पता लगाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। महीनों पहले से वहां नक्शे बन रहे हैं कि हर स्क्वायर फीट कौन से भाव में बिकेगा। वहां 20 मंजिला इमारत कैसे बनेगी? जहां 2000 रुपए की आमदनी नहीं होती है, वहां से लाखों की आमदनी कैसे होगी? सब तय है। फिर भी एक दुर्घटना होती है, लोग मरते हैं, मर जाए, लोगों की जिंदगी की कमाई रुकती है, लुट जाए, लोग घर बेघर हो जाते हैं, हो जाए। बेवकूफ है लोग। अब भी क्यों उन बस्तियों में कोर्ट की तरह वो जमे हुए हैं जो शरीफों की बस्ती है। 500 रुपए महीना स्क्वायर फुट वाले जगह पर 30 रुपया महीना देकर कैसे रहने की जरूरत हो जाती है इन लोगों को? फिर वही तुम होश में हो या नहीं? तुम क्या करो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक आलीशान फ्लैट में बातचीत चल रही, 2 लोगों के बीच। ना किसी के चेहरे पे शिकन है, ना कोई तकलीफ। एक कहता है कि देखो 5-6 महीने और रुक जाओ, कंस्ट्रक्शन अभी शुरू किया तो खुसर खुसर हो। दूसरा डरा हुआ है, उसके चेहरे पर अब थोड़ी परेशानी है। वो कहता है अरे ये सब तो ठीक है, पर पता नहीं एक पत्रकार ने आपके असली कारण तक पता नहीं कैसे पता लगा लिया। सारी जानकारी और सबूत इकट्ठा कर लिए, कल परसों तक अखबार में आ जाएगा, तब क्या होगा? कैसा पत्रकार, कैसा कारण, कैसी जानकारी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक से बताओ कि क्या हुआ? गलती से एक चोर उस घर में घुसा है, वो छिपकर इन लोगों की बातें सुन रहा है, बातचीत आगे बढ़ती है। दूसरा कहता है रॉयल सैल्यूट का एक बड़ा सा घूंट लेता हुआ, ओ ये बात है, तो ये पत्रकार जो होते हैं साले टुकड़ों पर पलने वाले होते हैं। कल 25,000 लेकर दे आना, सारा जोश धरा का धरा रह जाएगा। तुम उस वक्त वहां पर
थे? हाँ, मैं था। मैं सारी बातें सुन रहा था। मेरी खबर थी कि वहां बहुत सारा काला पैसा है। मुझे काला पैसा चुराने में बहुत मजा आने लगा था। लेकिन इन लोगों की बातचीत देखकर लगा कि ये लोग तो बहुत खतरनाक लोग हैं। एक भले आदमी की जान लेने पर तुले हुए हैं। मैं चोर सही, उचक्का सही, मैं चाहता था कि वो आदमी जिंदा रहे। इसके बाद तुमने क्या किया? इसके बाद एक गाड़ी उसकी बिल्डिंग के नीचे आकर रुकी। उसने मुझे देख लिया, पर मेरा क्या बिगाड़ लेता? तो क्या वे लोग उसके पास पहुंचे? ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं उसी इलाके में रहा, रात भर घूमता रहा। मैंने सोचा कि कम से कम दफ्तर पहुंच जाए, तब तो वैसे कोई इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन साहब, पता नहीं कहां से एक ट्रक सीधा सड़क से आया और सैलून में घुस गया उसे लेता हुआ। 4 लोग दाढ़ी बनवाते हुए भी कुचले गए और एक एक्सीडेंट कारण का पता लगाया जा रहा। साहब, अफसोस इस बात का है कि मैं उसे बचा नहीं सका। लेकिन ये लोग फिर भी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? अब तो कोई सबूत भी नहीं रहा। लोग ना दिखे ये बात अलग है, लेकिन सबूत कहीं ना कहीं रह जाता। वे जानते हैं कि सबूत मेरे पास है। उन्होंने मुझे फिर दुर्घटना स्थल पर देखा। साहब, ये है वो सबूत। एक्सीडेंट के समय ये ब्रीफकेस उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मैं उसे उठाकर भागा। उन्होंने मुझे देख लिया। मैं पिछले 3 महीने से इसे लिए छिपता फिर रहा हूं, लेकिन उनका घेरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब तो आपके यहां पुलिस आएगी। पुलिस को यह आर्टिकल मिलेगा जरूर और ये पढ़ेगी जरूर। काफी मसाला। थैंक यू सर। किचन का दरवाजा बंद करना ना भूलिएगा। लेकिन तुम कोई बात बताने वाले थे। अब उसके यहां पूछने की कोई जरूरत नहीं। कल जब आप अदालत में गवाह बनकर आएंगे, तब शायद जरूरत पड़ी तो पूछूंगा, पर शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। दरवाजा बंद करना ना भूलिएगा, क्योंकि पुलिस के आते ही मैं भागने की कोशिश करूंगा। आखिर चोर पकड़ने का सुख तो उन्हें भी मिलना ही चाहिए। थैंक यू सर। तो जोरदार तालीम है। तो अभी आप देख रहे थे नाटक शंकर शेष का लिखा हुआ आधी रात के बाद। अब इन नाटक में काम करने वाले कलाकारों से परिचित करा देता हूँ। ये जज की भूमिका में थे गौतम कुमार, चोर की भूमिका में अभिषेक आनंद, पड़ोसी जो थे, जो पत्रकार भी थे, अभिषेक, और ध्वनि संचालन कर रहे थे सत्य प्रकाश।
प्रकाश और नाटक के निर्देशक के रूप में उत्तम कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर इस नाटक को देखा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।